बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान आईआईटी जी एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आइए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की एप्लीकेशन को देखते हैं। पिछले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखा था। अब उसके एप्लीकेशन की बात होगी। तो यहां फर्स्ट लिखा है नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहचानना आ गया होगा। अगर नहीं आता हो तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जान जाओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, एक्सक्लूडिंग कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स। तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। और इसके अलावा बाकी जो भी कंपाउंड्स रहे वो सभी क्या हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है। क्या लिखा है पढ़ता हूं मैं। लिखा है इन केस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ एटम्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो तरह के एटम्स हो। और ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी यहां मैं लिख देता हूं, बाइनरी। बाइनरी मतलब जो दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स से बनते हो। ठीक है। तो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, टू टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। द लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज रिटन फर्स्ट। पहले लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को लिखा जाएगा, देन द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम फॉलोड बाय आईडीई। नीचे लिखा है इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अगर आयोनिक कंपाउंड है, we do not specify the number of atoms of each element. नंबर ऑफ एटम्स को स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा आयोनिक कंपाउंड्स के केस में। बट इन केस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड वी डू स्पेसिफाई इट। कुछ एग्जांपल से आपको सिखाते हैं। जैसे मैंने लिया यहां पे एक एग्जाम्पल लिया CaCl2। तो आप सबों को इसका नाम लिखने आता होगा। ये देखो कैल्शियम है और क्लोरीन है, ये दो एटम्स है, कैल्शियम और क्लोरीन के एटम्स हैं। आयोनिक कंपाउंड है ये। तो अब नंबर ऑफ एटम्स को स्पेसिफाई नहीं करना, इसका नाम लिखना था तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। ओके। अब देखो नेक्स्ट लिया हमने, नेक्स्ट एग्जांपल लिया CO2। कोवैलेंट कंपाउंड है। कार्बन और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन हुआ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन हुआ। तो इसको लिख दोगे कार्बन, एक ही बार आया था तो कार्बन लिख दिया, दो बार ऑक्सीजन आया है डाई ऑक्साइड। अंत में आप देख सकते हो कि क्या लगा है आईडी, वैसे ही लिखा F2O। ये भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड हुआ। फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऑक्सीजन को। तो इसका नाम हो गया ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, FLUORIDE, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। अगर हमें दिया रहता Cl2O, यह भी कोवैलेंट कंपाउंड हुआ बच्चों।
2 क्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, और आपको वो टेबल कहा था कि याद रखिएगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू लिखी थी। ऑक्सीजन का आप याद करेंगे तो पाएंगे 3.5, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3। तो अब चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो पहले आप क्लोरीन को ही लिखेंगे। 2 बार आया है उसके लिए डाई क्लोरीन, और अंत में ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड। ओके, तो ये रहा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें 2 टाइप्स के एटम्स हो, उनका नाम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंसेप्ट्स को यूज करके लिखना। सेकंड, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो एलिमेंट्स में मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो लिखा लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो आपने देखा था पिछले दिन, पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और जब आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करेगी। अपवर्ड एरो इंक्रीज के लिए, डाउनवर्ड एरो डिक्रीज के लिए। बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अपोजिट हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, तो दिस इंप्लाइज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एंड मेटालिक कैरेक्टर जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट आपको पता हो गया कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। अब आइए टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपने पढ़ा था पिछले दिन कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, या इसी को लिख सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ी थी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा था, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो अब पेरियोडिक वेरिएशन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का हम लोग सीख गए कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। क्योंकि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो कौन सी कैरेक्टर बढ़ेगी बच्चों? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी तब कौन सी कैरेक्टर बढ़ेगी? मेटालिक कैरेक्टर। ओके,
थर्ड, पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड। तो किसी बॉन्ड की पोलैरिटी, ए और बी के बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। यहां मान लिया एज्यूम EN बी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी ग्रेटर देन EN ए। कहा कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी की ए से ज्यादा है। चूंकि ए और बी के बारे में मालूम नहीं है कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं, तो यहां हमने मान लिया कि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है। अगर यहां लिखा होता, सपोज एक कार्बन होता दूसरा ऑक्सीजन होता, तो कहते कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि तब हमें वैल्यू पता था। लेकिन ए बी लिखा हुआ है तब तो वैल्यू नहीं पता ना। तो यहां मान लिया कि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी क्या? किसी कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। तो जब बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो शेयर्ड पेयर को बी अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, और जब बी शेयर्ड पेयर को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा तो बी पे क्या आएगा बच्चों? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और बी पे जब डेल्टा नेगेटिव आया तो उतना ही ए पे क्या आया? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हम लोग ऐसा कहते हैं कि अगर डेल्टा EN ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 रहा, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, ये डेल्टा डिफरेंस। तो जो बॉन्डेड एटम है, जैसे यहां ए और बी के बीच बॉन्ड था, तो जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी EN डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर 0.5 या उससे ज्यादा है, तब हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड बना वो कैसा हो गया? पोलर कोवैलेंट। तो यहां लिख दिया पोलर कोवैलेंट। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड के नाम तो आप सुने ही हो कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। दो एटम्स के बीच इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट एंड पोलर कोवैलेंट। तो पोलर कोवैलेंट का कहा गया कि तब जब डेल्टा EN 0.5 या उससे ज्यादा हो, और नॉन पोलर कोवैलेंट तब जब डेल्टा EN दोनों एटम्स की EN डिफरेंस 0.5 से कम हो। ठीक है, तो जैसे यहां पे मैं लिख भी देता इन बातों को। कोवैलेंट बॉन्ड तो ये दो टाइप का हुआ, नॉन पोलर कोवैलेंट, एक हुआ नॉन पोलर और दूसरा हुआ पोलर। पोलरिटी के बेसिस पे इसे दो टाइप्स में बांटा गया। जैसे नॉन पोलर वाला का एक एग्जांपल दिया, Cl2, F2, Br2 एक्सेट्रा। अब देखो, जो Cl2 है उसमें क्लोरीन क्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये यहां दिखा दिया Cl यही Cl2 है। सिमिलरली F2 की बात करोगे तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। Br2 की बात करोगे तो ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ऐसा है कि दोनों एटम तो क्लोरीन के ही हैं, और दोनों एटम जब सेम एलिमेंट के हैं तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई? सेम। तो डेल्टा EN यहां पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, यही डेल्टा EN था, जीरो हो गया। तो जीरो होने से क्या होगा? शेयर्ड पेयर जो बॉन्डेड एटम है उससे ठीक बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है, तो कोई भी एटम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा नहीं खींच सकेगा।
इट मीन्स कि इस केस में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है that will lie exactly midway between the bonded atoms. ओके बच्चों, तो जब ये बीच में आ गया तो ना तो किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और ना ही घटी, मींस किसी भी एटम पे कोई पार्शियल चार्ज जनरेट नहीं हुआ, इसीलिए इसको कह दिया गया नॉन पोलर। ठीक है, और यहां पे पोलर में एक एग्जाम्पल लिया HCl। अब इस HCl को देखो, H और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो क्लोरीन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, मींस इस पे क्या आया डेल्टा माइनस और इस पे क्या आया डेल्टा प्लस। तो इसमें पोल्स जनरेट हुए, ये पॉजिटिव पोल हुआ, ये नेगेटिव पोल हुआ, पोल्स जनरेट हो गए, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया पोलर कोवैलेंट। ठीक है, तो आपने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड को पोलरिटी के बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, पोलर कोवैलेंट एंड नॉन पोलर कोवैलेंट। अब आइए, पाउलिंग साहब ने बताया, और लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, पाउलिंग स्केल जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का देखा था, इफ डेल्टा En मतलब डिफरेंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बॉन्डेड एटम्स के बीच इक्वल्स टू 1.7, ठीक है, तो 50% आयोनिक एंड 50% कोवैलेंट। कोवैलेंट उस बॉन्ड में 50% आयोनिक कैरेक्टर होगा और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। कब? जब बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके बराबर हो जाए 1.7 के बराबर। अब फिर लिखा इफ डेल्टा En ग्रेटर देन 1.7, अगर बॉन्डेड एटम की En डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए तब मोर आयोनिक लेस कोवैलेंट। अगर डेल्टा En लेस देन 1.7 हो जाए, मतलब बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो जाए, तो मोर कोवैलेंट लेस आयोनिक। तो मतलब बॉन्डेड एटम के En डिफरेंस के बेसिस पे आप बता सकते हो कि जो बॉन्ड बना वो कोवैलेंट बना या आयोनिक बना। अगर मोर आयोनिक लिखा गया लेस कोवैलेंट, मोर आयोनिक लेस कोवैलेंट, इट मींस कि आयोनिक बॉन्ड है। अगर मोर कोवैलेंट लेस आयोनिक लिखा गया तो इसका मतलब हुआ कोवैलेंट बॉन्ड है। मोर कोवैलेंट लेस आयोनिक मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करो कि आपको वाटर दिया हुआ है, वाटर को बनाने वाले जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड बना, इसको जानने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन की En डिफरेंस देख लीजिए। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी 3.5 और हाइड्रोजन की कितनी 2.1, तो 3.5 से 2.1 को सब्ट्रैक्ट किया
क्या चला आया बच्चों? 1.4। अब इससे मिलाइए, डेल्टा ई एन क्या है? 1.7 से कम है, लेस देन 1.7 नहीं। और जब लेस देन 1.7 हो गया तो मोर कोवैलेंट एंड लेस आयोनिक हो गया। मतलब इस बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया? कोवैलेंट कंपाउंड। सपोज हमने यहां पे लिया होता NaCl। NaCl, अब NaCl के बारे में आपको चेक करना है कि ये कैसा कंपाउंड हुआ। तो देखिए, दो एलिमेंट्स जो आए हैं यहाँ पे, सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी 0.9 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3। डिफरेंस देखिए ईएन का दोनों का, डेल्टा ईएन, यहाँ पे ये डेल्टा ईएन, यहाँ भी डेल्टा ईएन इक्वल्स टू 3 माइनस 0.7। अब 3 से 0.7 घटाएंगे आप तो कितना चला आया बच्चों? 2 सॉरी, सोडियम की 0.9 थी, 3 माइनस 0.9 तो 2.1। अब ये 2.1 की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो कि 1.7 से ज्यादा है। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? आयोनिक कंपाउंड। ओके। सिमिलरली आपको अगर CO2 दिया रहता, सपोज हमने यहां पे लिखा CO2, कार्बन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5। तो डेल्टा ईएन यहां पे लिखते डेल्टा ईएन, तो 3.5 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 1। ईएन डिफरेंस 1 हो गया, मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया आपका? कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो इन बातों को सीख गए आप। एक एक्सेप्शन भी होगा, तो इसको लिखिए एक्सेप्शन। HF, यहां पे डेल्टा ईएन लिख दिया, डेल्टा ईएन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 4, हाइड्रोजन की 2.1, तो 4 माइनस 2.1 एंड इट इज इक्वल टू 1.9। अब 1.9 जो है वो 1.7 से बड़ा है, और 1.7 से बड़ा है तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये कंपाउंड आयोनिक होना चाहिए। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इसको लिख दिया बट इट इज कोवैलेंट कंपाउंड। तो इस एक्सेप्शन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आइए आपको एक अच्छी बात सिखाते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड, कैरेक्टर इन ए बॉन्ड। ये दो साइंटिस्ट थे, हैनी एंड स्मिथ। उन लोगों ने एक इक्वेशन दिया था, हैनी स्मिथ इक्वेशन। तो किसी बॉन्ड में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना, तो इसको ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, परसेंटेज आईसी, आईसी फॉर आयोनिक कैरेक्टर, इक्वल टू 16 इंटू मॉड ऑफ डेल्टा ईएन, मॉडुलस मॉड ऑफ डेल्टा ईएन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ईएन का होल स्क्वायर। तो यही हैनी और स्मिथ ने किसी बॉन्ड में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का एक मेथड दिया था कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा ईएन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ टू एटम्स, प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ईएन का होल स्क्वायर।
तो आप इसको अब बॉक्स में रख लीजिए। अब आइए, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अपना फ्लोरीन है और लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सीजियम है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। अगर आप सबसे ज्यादा ईएन डिफरेंस दो एटम्स के बीच जानना चाहो तो वो कौन से दो एटम्स होंगे? उसमें से एक मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होगा और दूसरा लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव सीजियम होगा। ठीक है, इन दोनों से ज्यादा ईएन डिफरेंस किसी दो एटम्स के बीच नहीं होगा। तो जैसे अब सीजियम फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, हम जानना चाहते कि उसमें कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर होगा। तो यहां पे लिखा फॉर सीजियम एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन डेल्टा ईएन, डेल्टा ईएन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी थी बच्चों? 4। सीजियम की कितनी थी? 0.7। तो 4 से 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.3 आया। अब इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालते हैं। तो परसेंटेज आईसी इक्वल्स टू 16 इंटू 3.3 प्लस 3.5 इंटू 3.3 का होल स्क्वायर। अब यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिखा ये आ गया 52.8। अब यहां पे इसका स्क्वायर करना है तो 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 3.3। ठीक है, अब 9 9 9 9 तो 9 8 10 10.89। तो 3.5 इंटू 10.89। अब 10.89 से 3.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 3.5 5 आप मेरा कैलकुलेशन नहीं देखिए, आप अपना कर लीजिए। ये सब चौथी पांचवी तीसरी की कहानी है। — 38.115। तो यहां से क्या चला आया? 52.8 प्लस 38.115। अब इसको एडअप कर दीजिए तो 5 1 819 2 8 10 35819 90.915 आ रहा। कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा 90.915%। तो सीजियम और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना, इसमें आपको दिखाया कि करीब करीब 91% आयोनिक कैरेक्टर है और इससे ज्यादा ईएन डिफरेंस किसी दो एटम के बीच नहीं हो सकता। तो इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया और वो कंक्लूजन ये आया हेनी स्मिथ इक्वेशन के बेसिस पे कि नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक इन नेचर। तो इस बात को अब हम लोग यहां पे लिख दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज नो बॉन्ड इज 100%
आयोनिक इन नेचर। तो कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता है। ओके, फोर्थ, नेचर ऑफ ऑक्साइड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी, तो इसको आप अच्छे से सीख लें। ऑक्साइड एक टर्म आया, पहले भी सुने होंगे आप। ऑक्साइड कहते किसे हैं? ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। जैसे ही मैं बाइनरी कंपाउंड बोला तो मतलब हुआ दो डिफरेंट एलिमेंट से बना कंपाउंड। तो ऑक्साइड्स पहली बात बाइनरी कंपाउंड्स होंगे। दूसरी बात, इन विच वन एलिमेंट इज इसेंशियली ऑक्सीजन। तो पूरा डिफिनीशन ये रहा कि ऑक्साइड एक बाइनरी कंपाउंड होगा जिसमें एक एलिमेंट जरूरी तौर पे ऑक्सीजन होगा। जैसे आप बोलते हो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड हुआ किसका? कार्बन का। आप बोलते हो H2O, ऑक्साइड हुआ हाइड्रोजन का। आप बोलते हो NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड हुआ नाइट्रोजन का। समझ गए? तो ऑक्साइड क्या हुआ बच्चों? बाइनरी कंपाउंड, दो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट जरूरी तौर पे ऑक्सीजन होगा। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में जान रहे हैं। एक्सो, ये कोई एलिमेंट एक्स है और ये O फॉर ऑक्सीजन, तो ये ऑक्साइड हुआ। एक्स का ऑक्साइड को एक्सो कहा। जब किसी ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो ये बना लेगा XOH, XOH, हाइड्रोक्साइड बन गया XOH। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मालूम है 3.5 और हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मालूम है 2.1। अब यहां जो डिफरेंस है ये डेल्टा EN इक्वल्स टू 1.4। अब यहां चूंकि X अननोन है, ये कोई भी एलिमेंट रह सकता है, तो X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो नहीं मालूम है, लेकिन ऑक्सीजन की मालूम है 3.5। और ऑक्सीजन के बारे में यह भी मालूम है कि सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन से ज्यादा बस एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है एंड दैट एलिमेंट इज फ्लोरीन। तो अगर X फ्लोरीन नहीं है तो ऑक्सीजन की ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां हमको मालूम नहीं है, यहां हमने कहा कि जो EN डिफरेंस है X और O के बीच वो डेल्टा है, तो इसके नीचे डेल्टा लिखा और डेल्टा समझ गए आप कि दिस इज द EN डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड X जो भी एलिमेंट रहेगा। अब यहां से दो केस बनेगा। एक केस बनेगा इफ डेल्टा ग्रेटर देन 1.4। यह 1.4 O और H का EN डिफरेंस था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो अगर डेल्टा 1.4 से ज्यादा है तब, और दूसरा केस बनेगा कि इफ डेल्टा लेस देन 1.4। ओके, अब आइए दोनों केस को देखते हैं। अगर डेल्टा 1.4 से ज्यादा रहा, मतलब इस ऑक्सीजन और X की EN डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की EN डिफरेंस से ज्यादा रही, तो ये डेल्टा अगर 1.4 से ज्यादा रहेगा तो आप सोचो कि ऑक्सीजन इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। यहां डिफरेंस आपका 1.4 था और यहां क्या है? डेल्टा। अब ये डेल्टा जब 1.4 से ज्यादा है, मतलब इस बॉन्ड की EN डिफरेंस इस बॉन्ड की EN डिफरेंस से ज्यादा,
तो ऑक्सीजन X से ज्यादा शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा या H से ज्यादा खींचेगा? इस केस में जब डेल्टा 1.4 से ज्यादा है, तो डेल्टा जब 1.4 से ज्यादा होगा, मतलब जितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन से शेड पेयर को अपनी ओर खींच रहा है, उससे ज्यादा X से शेड पेयर को अपनी ओर खींचेगा। और जब X से ज्यादा खींचेगा, जैसे आपके ये दो आर्म्स हैं या किसी के दो आर्म्स हैं, एक आर्म को दूसरे आर्म से ज्यादा खींचा जाए, इसको इधर खींचा जा रहा है, इसको इधर खींचा जा रहा है, तो जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, जिधर ज्यादा खींचेगा, पहले तो वही आर्म ब्रेक करेगा ना। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड से ज्यादा खींच रहा है, क्योंकि यहां डेल्टा ईएन ज्यादा है इसके डेल्टा ईएन से, इस केस के लिए तो इससे ज्यादा खींच रहा, तो ये बॉन्ड टूटेगा। और शेड पेयर इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन पे, चूंकि ऑक्सीजन खींच रहा है शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये टूटेगा, गिविंग X प्लस एंड OH माइनस, X प्लस एंड OH माइनस। कब? जब डेल्टा 1.4 से ज्यादा था। और OH माइनस क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो जहां कहीं भी OH माइनस होगा, तो OH माइनस होता क्या है, नेचर कैसा होता? बेसिक। तो यहां से कंक्लूजन निकल गया कि अगर डेल्टा मतलब O और X की ईएन डिफरेंस 1.4 से ज्यादा होगी, तो यह ब्रेक करेगा, गिविंग X प्लस एंड हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब जो ऑक्साइड लिए थे आप, वो बेसिक ऑक्साइड होगा। यहां लिख दिए बेसिक ऑक्साइड, यही कंक्लूजन आया। अब आइए, जब ये डेल्टा 1.4 से कम था, जब ये 1.4 से कम था, तब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा अपनी तरफ इस बॉन्ड में। और जब इस बॉन्ड में ज्यादा खींच रहा, तो यही बॉन्ड टूटेगा, और ये टूटेगा तो शेड पेयर ऑक्सीजन पे ही जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो जब ये बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां क्या बचा? H पे क्या आया? प्लस, और इस पे क्या आया? माइनस। तो H प्लस एंड XO माइनस। तो अगर ऐसा है तो ये टूटेगा H प्लस एंड XO माइनस। H प्लस को क्या कहते हैं बच्चों? एसिड। H प्लस को क्या बोलोगे? एसिड। तो सॉल्यूशन में क्या आ गया? एसिड आ गया, H प्लस आ गया। मतलब ये जो ऑक्साइड लिए थे आप, वो कैसा ऑक्साइड हो गया? एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझाया। अब कुछ एग्जाम्पल से भी इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो कि आपके पास CO2 था, CO2 था, कार्बन का ऑक्साइड। इसके नेचर को आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये कैसा ऑक्साइड है, बेसिक है या एसिडिक है, ये जानना है। आइए जानते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O रिएक्ट करता, तो ये COH बनता। यहां तो C रहता X के जगह पे। अब C की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको मालूम हो जाती 2.5। तो ये जो CO आया है, इसका डिफरेंस देख लो EN का। तो 2.5 डेल्टा यहां से लिख दिया, 3.5 ऑक्सीजन के लिए और 2.5 कार्बन के लिए। तो कितना चला आया बच्चों? 1। मतलब कार्बन ऑक्सीजन का ईएन डिफरेंस जो था वो 1 था। और अब ये देखो, इस OH का ईएन डिफरेंस 1.4 था, तो 1.4 से छोटा है। और 1.4 से छोटा है, मतलब कैसा ऑक्साइड हो गया? एसिडिक ऑक्साइड। तो यहां से एट वंस कंक्लूजन निकल गया, लेस देन 1.4, देयरफॉर एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। अब आइए, सपोज आपको दिया हुआ होता MgO,
मैग्नीशियम की ऑक्साइड। ठीक है, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद है तो आपको याद आ रहा होगा 1.2, अगर याद किए होगे तब। तो 1.2 इसकी, 3.5 इसकी, तो डेल्टा अगर देखोगे तो 3.5 माइनस 1.2, तो यहां से देखो कितना आ गया 2.3। 2.3 मतलब ये कैसा है, 1.4 से बड़ा है, और 1.4 से बड़ा है तो यहाँ पे ये जो ऑक्साइड हुआ वो कैसा ऑक्साइड चला आया, बेसिक ऑक्साइड। तो आप ऑक्साइड्स के नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ठीक है बच्चों, फिर को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। थैंक यू।